देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद हो चलेगी। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सुबह से शाम तक वोटिंग शुरू है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के आंकड़े हैं और किस पर कौन भारी पड़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कैसे निर्दलीय लोगों ने एक तरफा किया है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का समर्थन। इसी के साथ में चुनाव के बाद पहली बार बोलेंगे जगदीप धनखड़। बताएंगे किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़ की ओर से क्या बड़ा खुलासा किया जा सकता है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी जा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र और दोस्तों बीजेपी के धुर विरोधी के साथ शिंदे ने गठबंधन बनाने को दी है मंजूरी। बताएंगे बिहार के अंदर भी चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की, तो सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और पढ़े लिखे जज सुदर्शन रेड्डी को अगला देश का उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, ना कि आरएसएस से आने वाले व्यक्ति को, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, सुदर्शन रेड्डी जी को या फिर आरएसएस से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को। लिखिएगा जरूर। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आज यानी 9 सितंबर 2025 को सुबह से लगातार वोट डाला जा रहा है दोस्तों, जो शाम 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है और संसद भवन के F101 वसुधा में ये गुप्त मतदान जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि शाम 6 बजे होते होते रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारियां लगातार मजबूत दिखाई दे रही है दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो नामित सांसद सहित सभी लोग इसमें वोट डालेंगे दोस्तों। मतदान इसलिए काफी दिलचस्प हो चुका है दोस्तों, क्योंकि टोटल मिलाकर 780 से लेकर 786 के बीच सदस्य है जो वोट डालेंगे, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 391 से 394 के आसपास है दोस्तों, और इंडिया गठबंधन के पास लगभग 350 का आंकड़ा है। यानी आज चल रहे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर दोस्तों एक बात जो बीजेपी को सबसे ज्यादा डरा रही है वो ये कि इस चुनाव के अंदर जितने भी सांसद वोट डालने के लिए जा रहे हैं उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अगर वोट उन्होंने उनकी पार्टी के द्वारा बताए गए व्यक्ति से इतर किसी और को दे दिया तो कोई दिक्कत आएगी दोस्तों, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने सांसदों को इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकती कि वो किसको वोट दे किसको वोट ना दे। यानी जो कानून है एंटी डिफेक्शन का कानून दोस्तों वो इस चुनाव में लागू नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे सांसद अपने मन से जिसको चाहते हैं उसको वोट डाल सकते हैं दोस्तों। यानी पूरी तरीके से बीजेपी इस बात को लेकर दबाव में है कि आखिर इंडिया गठबंधन ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है सुदर्शन रेड्डी जी को, उनका ना तो कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना है, ना ही इंडिया गठबंधन की किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम निष्पक्ष उम्मीदवार है दोस्तों, और इसीलिए उनको इंडिया गठबंधन से इतर एनडीए गठबंधन के लोग भी वोट डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के पूर्व जज है दोस्तों। और वोट डालने वाले सांसद के पास बोलने के लिए होगा कि उन्होंने अपने देश के पूर्व जज को समर्थन किया है, उनसे उम्मीद है कि वो निष्पक्ष तरीके से पार्लियामेंट के अंदर काम करेंगे, देश के उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर का कारण यही है। आपको बता दें कि बीजेपी का उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के सामने काफी कमजोर है दोस्तों। बीजेपी के नेता सीपी राधाकृष्णन बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए कई सारे सांसद उनको वोट देने से कतराएंगे। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन के एक भी गलत वोट ना पड़ जाए इसके लिए दोस्तों इंडिया गठबंधन की ओर से बीते दिन सेंट्रल हॉल के अंदर मॉक ड्रिल करवाया गया, यानी वोट डालने की प्रैक्टिस करवाई गई कि कैसे आज वोट डाला जाएगा। और एक दिन पहले ही सारे सांसदों को बता दिया गया है कि क्या प्रक्रिया है वोट डालने की, ताकि एक भी सांसद का वोट बर्बाद ना हो दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि लड़ाई काफी कठिन होने जा रही है और इस बार कुछ ही सांसदों के इधर उधर होने से पूरा खेल बिगड़ जाएगा दोस्तों। और अगर इंडिया गठबंधन अपना उपराष्ट्रपति बनवा लेती है दोस्तों तो उसके बाद बीजेपी के लिए राज्यसभा में कानून पास करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शाम को सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावत ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की दोस्तों और अपना समर्थन देने का ऐलान किया। इससे एक दिन पहले AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी के नेता का फोन किया था, तो उन्होंने भी सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। तो ऐसे कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार है जो सुदर्शन रेड्डी जी के समर्थन में आकर खड़े हो रहे हैं दोस्तों। वहीं पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के मैदान में उतरने से एक फायदा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को है दोस्तों की सबके सब इस बात पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को एक्सपोज कर देंगे कि कौन कौन लोग छुप छुप कर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टियां धीरे करके एक्सपोज होती जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि तेलंगाना की पार्टी है BRS पार्टी, जो तेलुगु समाज से आने वाले सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करने की जगह BRS पार्टी ने उपचुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया है दोस्तों। तेलंगाना के सुदर्शन रेड्डी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, इसके बावजूद BRS पार्टी जो अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी बताती है और स्थानीय लोगों के हितों की बातें करती है, जब एक क्षेत्रीय व्यक्ति देश में नाम कमाने के लिए बाहर निकला है दोस्तों
दोस्तों। और उपराष्ट्रपति अगर सुदर्शन रेड्डी बन जाते हैं तो इससे तेलंगाना आंध्र प्रदेश का नाम होगा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इतनी बुरी तरीके से फंसी है बीआरएस पार्टी कि उसने चुनाव में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है दोस्तों। यानी एकदम डर खौफ का माहौल है। बीआरएस पार्टी सरकार के दौरान कलेश्वरम सिंचाई परियोजना में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं पर जांच और राजनीतिक आरोप लंबे समय से पार्टी पर लगते आए हैं। सीबीआई जांच के संदर्भ में भी काफी ज्यादा जांच आगे बढ़ गई है, जिसमें कई सारे नेता फंसते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है के कविता से जुड़ा हुआ मामला दोस्तों, जहां पर के कविता ने अपने ही रिश्तेदार बीआरएस के नेताओं जिसमें हरीश राव और जे संतोष कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए दोस्तों। के कविता खुद भी जेल जा चुकी है और पार्टी के कई और नेता शराब घोटाले के मामले को लेकर भी बैकफुट पर है दोस्तों। तो पूरी तरीके से बीजेपी के दबाव में बीआरएस पार्टी इस कारण भी नजर आती है और इसीलिए वो चुनाव में उतरने से डर रहे हैं। एकदम खौफ का माहौल है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहां पर यही हाल हो चुका है दोस्तों नवीन पटनायक का, जिन्होंने फैसला लिया है कि बीजू जनता दल चुनाव में वोट नहीं डालेगी और वो इस इलेक्शन से पूरी तरीके से दूरी रहेंगे दोस्तों। दूसरी पार्टी वाईएसआरसीपी पार्टी की ओर से बीजेपी से मिला जुला गया है, यानी बीजेपी से मिलने के लिए वाईएसआरसीपी के लोग पहुंचे थे। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आज कौन किसके समर्थन में वोट डालता है दोस्तों। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी पार्टी आंध्र प्रदेश के अंदर राजनीति करती है दोस्तों। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश से आने वाले सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में अभी तक वोट का खुला ऐलान नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाईएसआरसीपी पार्टी की सरकार के दौरान आंध्र प्रदेश की पुलिस ने 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के सिलसिले में आरोप पत्र दायर किया दोस्तों, जिसमें बताया गया कि औसतन 50 से 60 करोड़ रुपए प्रति माह की कुल रिश्वत प्राप्त करने वाले लोगों में केवल मंत्री नहीं थे बल्कि खुद मुख्यमंत्री का भी नाम बताया जा रहा है। यानी वाईएसआरसीपी पर 50 से 60 करोड़ रुपए हर महीने लेने का उनकी सरकार के दौरान आरोप लगा है दोस्तों। शराब घोटाले में अब तक वाईएसआरसीपी के सांसद मिथुन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी के पूर्व सचिव के धनंजय रेड्डी और पूर्व ओएसडी कृष्ण मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जा चुका है दोस्तों। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के रूसी कोंडा हिल के लगभग आधे हिस्से में अपना महल बनाने का काम किया दोस्तों और आसपास के पूरे इलाके को नष्ट कर दिया गया, यानी पूरा पहाड़ काटकर वहां पर उन्होंने अपना महल बना रखा है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, ये राजमहल बनाया गया है और राजमहल फ्री फंड में तो बनाया नहीं गया होगा, पैसे जमकर खर्च किए गए होंगे और आप लोग जानते हैं कि पैसा कहां से वसूला गया होगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि इनमें भी हिम्मत नहीं है कि सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में आ जाए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये सबके सब धीरे धीरे करके एक्सपोज होते जा रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उप नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई से बीजेपी क्यों इतना डरती है दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण बीते दिन सामने आया है, जहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा के काफी करीबी नेताओं में से 3 नेता हैं दोस्तों, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है। सबके सब पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ चले गए थे दोस्तों। गौरव गोगोई ने इन सबकी वापसी करवाई है, घर वापसी करवाई है और हिमंत बिस्वा शर्मा को यह तगड़ा झटका है। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से गौरव गोगोई हिमंत बिस्वा शर्मा को आने वाले चुनाव से पहले एक के बाद एक झटके देते जा रहे हैं, यही बड़ा कारण है कि हिमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ताकि उनकी छवि को बर्बाद किया जा सके। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। इसी के साथ में राहुल गांधी के महासचिव सचिन पायलट बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे दोस्तों। 9 सितंबर यानी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उनका वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम होने वाला है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित नजर आते हैं दोस्तों। और यही कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट और अन्य नेताओं में अंतर है, जो लोग कई राज्यों का प्रभारी भी हैं और जिम्मेदारी संभालते हुए भी उस राज्य में नहीं जाते। लेकिन सचिन पायलट आपको हर सप्ताह या 2 सप्ताह में एक बार जरूर छत्तीसगढ़ में दिखाई देंगे, जबकि छत्तीसगढ़ का इलेक्शन काफी दूर है। इससे पता चलता है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है, ये बोलने वाले भाजपाइयों के लिए खबर आ गई है दोस्तों कि राहुल गांधी कहां है। बीजेपी वालों को कल राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाना चाहिए। वहां पर राहुल गांधी 2 दिन लोगों से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं दोस्तों। तो भाजपाई जाकर राहुल गांधी के दर्शन कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इतने दिन से बीजेपी वाले चिल्ला रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी कहां चले गए, कहां चले गए। तो राहुल गांधी अमेठी चले गए हैं 10 और 11 तारीख तक के लिए। तो जाकर भाजपाई देख सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी वालों का काम ही यही है, जब राहुल गांधी दिखते हैं तो ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं होते कि राहुल गांधी के जो सवाल है उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होते और शांति से राहुल गांधी की बातों से डर जाते हैं दोस्तों। जब राहुल गांधी कुछ दिन दिखाई नहीं देते तो फिर कहने लगते हैं कि राहुल गांधी कहां चले गए, विदेश चले गए, भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए क्या, इस तरीके की अफवाहें फैलाने लगते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इनके पास खुद का कोई काम नहीं है, केवल राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, अब इनको राहुल गांधी के दर्शन करने चाहिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जाकर। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों बीजेपी वालों के लिए, खासकर जिन्हें अंधभक्त बोला
बोला जाता है उनके लिए, जो राहुल गांधी को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट में, जिसमें भारत के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों की ओर से एसआईआर और तमाम तरीके के कंट्रोवर्सी को लेकर बयान जारी किया गया है। दोस्तों, भारत के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि ज्ञानेश का लहजा सही नहीं था, इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए। यानी एक चीफ इलेक्शन कमीशन के बोलने की अपनी एक मर्यादा होती है, शब्दों का इस्तेमाल भी एक मर्यादा के अंतर्गत आता है। तो जिस टोन में वो बोल रहे थे उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि ज्ञानेश की जिम्मेदारी है कि वो शिकायत की जांच करे। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज है, उनसे एफिडेविट मांगना गलत है। यानी राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि नेता विपक्ष है। उनकी बातों पर अगर एफिडेविट मानने लगेंगे तो फिर क्या सबसे एफिडेविट ही मांगते फिरेगी चुनाव आयोग। और इसी और इशारा करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की ओर से, पूर्व चुनाव आयुक्तों की ओर से जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब तो कम से कम अपने पूर्वजों की बातें सुननी चाहिए, चुनाव आयोग के लोगों को, जो लोग चुनाव आयोग में बैठकर सोच रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनसे पहले कई सारे लोग चुनाव आयोग में अपनी जिम्मेदारी संभाल के जा चुके हैं और एकदम सम्मानजनक स्थिति में चुनाव आयोग को छोड़ के गए थे। लेकिन आज इतने सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, जवाब कुछ मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की इमेज इससे खराब हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सिरदर्दी अगर इस बात को लेकर है दोस्तों, तो वो है सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग तरीके के आंकड़े मीडिया के रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, ऐसा ही इंडिया गठबंधन को लेकर एक आंकड़ा दिया गया है। उसके अनुसार जो इक्वेशन है अगला वोट शेयरिंग का इंडिया गठबंधन में, वो है 136 52 प्लस 34 प्लस 20, यानी 136 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें दी जाएगी, 34 सीटें लेफ्ट पार्टी को दी जाएगी दोस्तों, और 20 सीटें वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी को दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी बाधा पार कर ली है और सहमति जिस आंकड़े पर बना है वो कुछ इस प्रकार है, 136 52 34 और 20। यानी दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे तो वीआईपी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों, जो वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे थे वो उनको मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 लड़ी थी, इस बार 52 पर लड़ेगी, यानी 18 सीटें कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल 8 सीटें कॉम्प्रोमाइज कर रही है दोस्तों। यानी पिछली बार 144 लड़े थे, इस बार 136 लड़ेंगे। बाकी 34 सीटें लेफ्ट पार्टी को दी गई है, जो पिछली बार 24 के आसपास था, उनको 10 सीटें और बढ़ाकर दी गई है, क्योंकि पिछली बार वाम मोर्चा जिसमें सीपीआई माले ने जबरदस्त परफॉर्म किया था, उनको 19 सीटें दी गई थी, जिसमें से 12 वो जीत कर आए थे। तो इस बार उनका नंबर और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो बहुत सारे और सीटें इंडिया गठबंधन को लाकर जीत कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं इस तरीके के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग बैंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। 17 तारीख को प्रधानमंत्री गया में पिंडदान करेंगे अपनी माता और पिता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही इस खबर को लेकर अब सुप्रिया शिनेट की ओर से और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपाइयों को निशाने पर लिया गया है। दोस्तों, सुप्रिया शिनेट कहती है कि पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में पितरों का जो पिंडदान होता है एक बार होता है। जब छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई 2023 को पिंडदान कर दिया तो मोदी जी से गया जी जाकर 17 सितंबर को माता जी का पिंडदान क्यों करवाया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री अपनी माता जी का पिंडदान अब गया जी में क्यों कर रहे हैं। वो तो पहले ही उनके भाई कर चुके हैं। 7 मई 2023 को उन्होंने यानी प्रधानमंत्री मोदी के भाई ने वाराणसी में जाकर पिंडदान कर दिया था दोस्तों। तो एक बार ही होता है, बार बार तो किया नहीं जाता, लेकिन अब इसे लेकर कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीजेपी वालों ने जब बिहार बंद किया था तो आप लोग जानते हैं कि उस टाइम क्या मुद्दा था दोस्तों, जिसे लेकर जनता में बाद में और ज्यादा क्रोध देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, अचानक से चुनाव आते आते प्रधानमंत्री मोदी गया जी जाकर वहां पर अपनी माता जी का पिंडदान दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आपको समझ में आता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से 20 साल की एनडीए गठबंधन की सरकार से 11 वर्षों के बीजेपी की केंद्र की सरकार से सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं एनडीए की 20 साल की सरकार और 11 साल के केंद्र सरकार से बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और रोजगार समेत तमाम मुद्दों को लेकर सवाल पूछना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने लगभग सारे मुद्दे बिहार के जो है दोस्तों उन्हें छूते हुए सवाल पूछे। पहला उन्होंने पूछा कि क्यों बिहार के अंदर जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसे 20 सालों में नहीं
लगाया गया, जबकि बिहार के अंदर केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, चीनी, लीची इत्यादि काफी ज्यादा मिलते हैं दोस्तों और पूरे दुनिया भर के अंदर प्रसिद्ध है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगाया जा रहा, जिससे और ज्यादा हम इन चीजों को दूर दूर तक पहुंचा सके। दूसरा, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ था कि बिहार के अंदर बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्यों बिहार के अंदर आईटी कंपनियां नहीं बुलाई जा रही है, बिहार में आईटी पार्क और एसईजी यानी एसईजेड नहीं लगाया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाए जा रहे हैं। तीसरा सवाल भी तेजस्वी यादव का काफी बड़ा है दोस्तों। वो कहते हैं कि बिहार में दूसरे प्रदेशों से मछली मंगवाई जाती है, खरीदा जाता है, जबकि 20 वर्षों की सरकार आराम से मछली के उत्पादन में बिहार की भूमिका को और ज्यादा बढ़ा सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। अब डेयरी को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा है कि बिहार के अंदर डेयरी सेक्टर की इतनी बुरी हालत क्यों है। आगे वो पांचवी बात पूछते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर बनाने को लेकर कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री को लेकर कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कहां पर प्रोडक्ट बनेगा, कहां पर उसे पैक किया जाएगा और कहां से भेजा जाएगा, ये जो सारे प्रक्रिया होती है उसका एक क्लस्टर क्यों नहीं बनता किसी एक प्रोडक्ट को लेकर, और इससे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बाद छठा सवाल वही था दोस्तों जो लोगों के उद्योगों से जुड़ा हुआ है कि जो छोटे उद्योग होते हैं, बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा वाले उद्योग, उनको क्यों बिहार के अंदर फिर से वापसी नहीं करवाई जा रही है। और पर्यटन के मामले को लेकर भी भाजपा से सवाल पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर 12 जो सवाल है तेजस्वी यादव के एकदम गहरे सवाल है दोस्तों, जिस पर अभी तक तो लग नहीं रहा कि कोई भाजपाई जवाब दे पाएगा, लेकिन इन सवालों को अगर बीजेपी वाले कम से कम उठाए तो देश में चर्चा होगी। लेकिन भाजपा वाले बिहार में आकर कहते हैं कि मोदी जी के परिवार को गाली दे दिया, इसी पर वोट दे दीजिए, तो इससे कहीं ना कहीं बिहार के मतदाताओं का अपमान किया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों पूरे मामले पर। साथ साथ कर्नाटका के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 5,994 वोटों को चुराने की साजिश की जांच अब ठहर गई है दोस्तों। चुनाव आयोग यानी ईसीआई के द्वारा आईपी लॉग्स, सेशन डिटेल्स और एप्स के यूज के स्टेप बाय स्टेप जैसे तकनीकी डेटा न साझा करने को लेकर कर्नाटका के अंदर पुलिस ने सीआईडी विभाग की जांच रोक दी है दोस्तों, और बताया है कि 2023 के अंदर विधानसभा में लगभग 6,000 वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए थे दोस्तों। उसे लेकर ही सवाल पूछा जा रहा है और जांच पड़ताल की गई अलंद विधानसभा को लेकर, और जब जानकारी मांगी गई, डिटेल मांगा गया, तो फिर कुछ भी डिटेल नहीं मिली दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से एक ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता को अपने आप ही खत्म करने पर तुला हुआ है। साथ साथ दोस्तों वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने 31 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार में हाल ही में संपन्न एसआईआर में गड़बड़ियों से जुड़े 89 लाख शिकायतें उन्होंने दर्ज करवाई है, और अब इस मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। अपडेट यह है कि चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि सही तरीके से शिकायतें दर्ज नहीं करवाई गई। मीडिया से जुड़े कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर शिकायतों की संख्या नाम काटे वोटर की संख्या से अधिक कैसे हो सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, तो ये आंकड़े और ज्यादा कैसे हो सकते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर बताते हैं कि शिकायतों की संख्या नाम हटाने के मामलों तक सीमित नहीं है, इसमें विसंगतियां, गलतियां, नाम जोड़ने के कई मामले और कई अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अलग अलग वजहों से ये शिकायतें दर्ज की गई है, यानी केवल ऐसा ही नहीं है कि लोगों के नाम काटे गए हैं और उन्हीं के लिए शिकायतें की गई है, बल्कि उससे ज्यादा बढ़कर कई लोगों के गलत नाम, कई के गलत पते हैं, कई के पिताजी का नाम गलत है, और इस तरीके की तमाम तरीके की विसंगतियों को इकट्ठा करके शिकायत के रूप में चुनाव आयोग को दिया गया था। तो ये तर्क देना कि केवल हमने 65 लाख लोगों के नाम काटे तो 79 लाख शिकायतें कैसी आ गई, ये अपने आप में कुतर्क करने वाली बातें हैं। इस पर आगे कांग्रेस पार्टी ने और भी कई सारे स्पष्टीकरण दिए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर मीडिया में चुनाव आयोग के द्वारा जो जवाब दिया जाता है उस पर मीडिया वाला कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। यही बड़ा कारण है कि इस पर कुछ खास बड़ा स्पष्टीकरण चुनाव आयोग के द्वारा नहीं आता है, जो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है देश के लिए। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर, लिखिएगा जरूर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब में एनएसयूआई की संगठनात्मक गड़बड़ियों और टिकट वितरण के मामले को लेकर मनमानी से कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा असंतोष हुआ है। एनएसयूआई के प्रभारी ने टिकट बंटवारे में मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में एबीवीपी का व्यक्ति चुनाव इसलिए जीत गया क्योंकि एनएसयूआई इस बार काफी कमजोर तरीके से चुनाव लड़ी, वरना पंजाब में बीजेपी और एबीवीपी का कोई नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं है। इसके बावजूद क्योंकि गुटबाजी इतनी ज्यादा थी एनएसयूआई के अंदर, कांग्रेस पार्टी छात्र इकाई के अंदर की पार्टी के लोगों ने उम्मीदवार तो उतारा, लेकिन वो उम्मीदवार कस्ती के कारण चुनाव हार गया और इसका फायदा बीजेपी वाले और खासकर एबीवीपी वाले लेकर चले गए दोस्तों। और अब मांग की जा रही है कि बड़े बदलाव किए जाने चाहिए। वीरेंद्र ढिल्लों के ऊपर कई बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, यह भी एक बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या रणनीति होती है कांग्रेस पार्टी की पंजाब के अंदर अपने छात्र संगठन एनएसयूआई को रिवाइव करने की दोस्तों, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का दबदबा छात्र इकाई के कारण ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नए तरीके के लीडरशिप को आगे बढ़ाती है। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएं।
बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म सभा शनिवार को आगरा में होने वाली थी। दोस्तों आयोजन से मात्र 1 घंटे पहले पुलिस और प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया। कारण ये बताया गया है कि अनुमति से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर ली गई थी। BSNL ग्राउंड में आयोजन होने वाली थी, 2000 भीड़ की अनुमति दी गई थी दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या हो गई थी, जिसके कारण पुलिस ने कार्रवाई की है और 40 वर्षीय पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने ये कदम उठाकर दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट किया है कि ऐसी किसी भी आयोजन को इजाजत नहीं दिया जा सकता जिसमें नियम तोड़े जाए। अगर आप भी मानते हैं कि भगदड़ होना और अव्यवस्था होने से बेहतर था कि इसे रद्द कर दिया गया, वरना तो बाद में पुलिस के ऊपर ही ठीकरा फूटता। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही किया पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने, जिनकी अब तारीफ भी हो रही है दोस्तों। तो हमारे से लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे आते वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।